Good morning, students. In previous lecture, we have studied introduction of the chapter and agricultural sector on the eve of independence. Remaining some part of agricultural sector, today we are going to start. Farmers' condition are very poor, but this could hardly help farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crop, which were to be ultimately used by British industry back home. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. स्टूडेंट, हमने कल पढ़ा था कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या था. 1947 इट मीन्स ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी. फिर हमने पढ़ा हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था उस समय का कैसा था. तो उसमें हमने पढ़ा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी और जो ओनर्स वगैरह थे वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, इनके बीच में भी जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं था. लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश राज के अंडर में, वो भी जमींदारी सिस्टम जो था वो इतना अच्छा नहीं था. फिक्स्ड कर दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रेवेन्यू, और वो चाहे आप कैपेबल हो या ना हो आपको पे करना पड़ता था. फिर फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था जो हम पढ़ रहे हैं आज. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो क्या कहलाएगा. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट. देखो बच्चों, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन जो है वो क्या कहलाता है कि जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेशन ना करके मार्केट के लिए कल्टीवेशन करते हैं तो उसे हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं. ये जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप लिख लेना कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. लास्ट लाइन थी कल जो हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर, ये लास्ट लाइन थी. इसको आप हेडिंग डाल के लिखना और उसके अंदर आप लिखना कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट. जब हम अपने लिए किसी सामान को ना बनाकर मार्केट के लिए बनाते हैं तो वो कॉमर्शलाइजेशन कहलाता है. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कॉमर्शियल क्रॉप. कॉमर्शियल क्रॉप में क्या था, बेसिकली इंडिगो इन पर्टिकुलर, फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सटेंस क्रॉप लाइक राइस एंड वीट. यानी राइस और वीट की जगह हम क्या ग्रो करने लग गए, इंडिगो पर्टिकुलरली करने लग गए. और उसके पीछे रीज़न क्या था, रीज़न बिहाइंड इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल. मतलब टेक्सटाइल के लिए ये चाहिए था, इसलिए ये रीज़न माना गया है. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मतलब इसके परिणाम अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिले. तो आप अभी अपन ने जो रीडिंग लगाई, इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल. ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले, क्योंकि जो फार्मर थे वो स्मॉल सेक्शन के थे और छोटे फार्मर थे, टीनेंट्स थे, मतलब दूसरों के खेतों पर जो खेती करते थे, और उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन नहीं था कि वो एग्रीकल्चर पे क्या कर सकें, इन्वेस्ट
कर सके। तो इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिला? स्टिक टू एग्रीकल्चर एंड ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर, यानी हमेशा वो किसकी दया या क्षमा याचना करते थे? मनी लैंडर्स की या फिर लैंडलॉर्ड की किया करते थे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है एग्रीकल्चर वाला पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इंडिया की कंडीशन कैसी थी? एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, so also in manufacturing, India could not develop a sound industry base under the colonial rule. Sound industrial base को आप अंडरलाइन कर लें। साउंड का मतलब होता है कोई बहुत अच्छा, वेरी गुड कंडीशन जो होती है उसे साउंड कहते हैं। गुड कंडीशन या एक्सेलेंट कह सकते हैं हम। कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो भी बहुत ज़्यादा साउंड तरीके से डेवलप नहीं था, यानी कोई ऐसा अच्छा बेस नहीं था कॉलोनियल रूल में। इवन एज द कंट्रीज़ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, और जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी डिक्लाइन होने लग गई थी। नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू come up to take pride of place so long enjoyed by the former. The primary motive of colonial government behind this policy of systematically deindustrializing है, sorry. India was twofold. The invention was first to reduce India to the status of a mere exporter of imported raw materials for the upcoming modern industry in Britain, and second to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain. बच्चों, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। और कॉलोनियल रूलर्स जो थे उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी डिक्लाइन कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने टू फोल्ड सिस्टम अपनाया था, और उनका ये था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, यानी यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हो सके। और उसके पीछे उनके दो इंटेंशन थे, इसलिए इसे टू फोल्ड कहा जाता है। इंडिया को टू फोल्ड में कन्वर्ट किया, और उनका इंटेंशन दो था। फर्स्ट जो था वो ये था कि इंडिया एक्सपोर्टर बने सिर्फ रॉ मटेरियल का, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ जाए और बेसिकली रॉ मटेरियल में इंडिगो जाए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और मॉडर्न इंडस्ट्री के रूप में ब्रिटेन जो था वो डेवलप हो जाए। और दूसरा उनका ये था कि इंडिया का जो मार्केट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टर बन जाए, यानी यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बने बनाए माल को हम बाहर से मंगाकर यूज़ कर सकें। तो इससे क्या होगा, हमारे माल पर भी टैक्स लगेगा और बने हुए माल पर भी टैक्स लगेगा, यानी दोनों ही रूप में क्या होगा, कॉलोनियल रूलर्स को हमसे फ़ायदा होगा और हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये उनका मेन मोटिव था। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, द डिक्लाइन ऑफ द indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very to the setting up of cotton and jute textile mills
The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. बच्चों, अब जो ब्रिटेन था उसका मेन हमारी मतलब कंट्री का जो मेन इकोनॉमिक सिनेरियो था, यानी स्थिति जो थी वो कैसी थी, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो कैसी होती जा रही थी, धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, और हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो क्रिएट होता जा रहा था, मैसिव कहते हैं बहुत ऐसे बिखरा बिखरा सा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट था वो लोकल बने हुए सामानों के लिए बेसिकली नहीं रह गया था, हम फॉरेन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। और 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आते आते हम देखते हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप डेवलप होने लग गया उसका। तो जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी इंडिया का, वहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात, इनके अंदर हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी उनका डोमिनेशन था, यानी डोमिनेटेड थी, वो वहाँ से चलाई जाती थी। और जो जूट मिल थी वो हम किसके द्वारा चलाते थे, फॉरेनर्स उसको मेनली चलाते थे, और वो बंगाल में सिचुएटेड थी। फिर हम देखते हैं इन सब के कारण ही मतलब इनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ये देखने को मिले कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बिगन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसको रन करने के लिए स्टील और आयरन की ज़रूरत होती है, तो उस स्टील और आयरन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गई थी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील और सी ओ मीन्स कंपनी होती है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, टिस्को कब यहाँ पर बनाया गया था, कौन से ईयर में। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, ये सब नोट्स में आपको पॉइंट्स डाल डाल के लिखने हैं बच्चों। टिस्को कब स्टार्ट हुई थी, और कॉटन मिल जो थी वो इंडिया के कौन से एरिया में लोकेटेड थी, कौन कौन से स्टेट हैं। इसके अलावा जूट मिल जो थी वो कहाँ पर लोकेटेड थी और किसका मतलब उसके ऊपर वो प्रभाव था। ये सब चीज़ें आपको अलग अलग हेडिंग डाल के लिखनी है। मैंने जो बच्चे 10th में मेरे से पढ़े हुए हैं वो नोट्स बनाने का पैटर्न मेरा जानते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी अब जान गए होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट लाइनों को आपको बुक में अलग अलग बुक से देखकर कॉपी में हेडिंग बना के लिखना है। तो सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को लिखोगे आप हेडिंग, और फिर कब इनकॉर्पोरेटेड या स्टार्ट हुई थी वो 1907 में। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन कौन सी इंडस्ट्री जो थी वो और डेवलप हुई थी, तो वो थी शुगर, सीमेंट एंड पेपर। There was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. Capital goods industries means industry which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. अब है नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बच्चों इकोनॉमिक्स में गुड्स जो होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, ये सब आप वाइडली बाद में पढ़ेंगे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब कैपिटल गुड वो कहलाती है जो मशीनरी वगैरह होती है, जिस गुड से फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है वो कैपिटल गुड। जैसे इसमें दे रखा है देखो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो कहलाती है जो मशीनों को बनाती है, टूल्स को बनाती है, और वो टूल और मशीन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करंट कंजम्पशन। ये आप इसमें लिखेंगे, इसको आप बुक में भी अंडरलाइन कर लें और अपनी नोट्स कॉपी में भी लिख लें। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रॉ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेयर एंड
There was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. Furthermore, the growth rate of new industrial sector and its contribution to the gross domestic product GDP आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और gross value added remained very small. Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only the railways, power generation, communications, ports and some other departmental undertaking. अब ये जो सेक्टर था इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अंदर रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और अदर डिपार्टमेंटल जो थे वो इम्पॉर्टेंट माने गए थे. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो कंट्री के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उनका कोई भी हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट देखने को नहीं मिल रहा था. फिर है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी के अंदर या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड के, वो बहुत स्मॉल था. मतलब वो चीज़ें, ये जो हमने पहले पढ़ा था कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ग्रोथ रेट में कम कैलकुलेट होने लग गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो था वो भी कम होने लग गया. जीडीपी पहले आप पढ़ चुके हैं. ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम और जो भी हमें मनी मिलती है, मॉनेटरी वैल्यू जो होती है उसकी, उस टोटल को हम जीडीपी कहते हैं. और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, या तो आप फाइनल गुड की प्राइस को या फाइनल गुड के कॉस्ट को आप ऐड कर लें, या फिर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हुए उसको निकालते हैं, तो वो ग्रॉस वैल्यू ऐड कहलाता है. तो इस तरीके से ये कुछ ड्रॉबैक थे न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर के कि वो लिमिटेड एरिया में ही पब्लिक सेक्टर को ऑपरेट करता था और ज़्यादातर किस एरिया में ऑपरेट करता था, तो रेलवेज़, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बच्चों, आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं या कोई वर्ड में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं. थैंक यू.